नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली सुबह 10 बजे यानी कि 10 बजे सुबह जो है हम लोग साइंस का बिहार एसएससी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट को करते हैं, तो उसी के क्रम में आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 146 को करेंगे, ठीक है। जिसमें कि हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण जो है आपको 25 प्रश्न को करते हैं, जो कि जो है आपको बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे तो जो भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो जिसमें कि साइंस पूछा जाता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर से जुड़ सकते हैं और वहां से आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक ना। और अगर आप वीडियो पर नए हैं यानी कि आज आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ठीक। और इसका पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न अभिक्रियाओं में से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कौन है इस समय से, ठीक। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु रहेगा ना, वो जो है ना आपको कम क्रियाशील धातु को जो है विस्थापित कर देता है, ठीक ना। तो वही होता है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है कि CuSO4 प्लस Fe, यहाँ FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। यहाँ देखिए कॉपर से क्या है तो ये आपको कम अभिक्रियाशील है, लेकिन लोहा जो उससे अधिक अभिक्रियाशील है। ये क्या क्या है, इसको SO4 को क्या है विस्थापित कर दिया है और ये Fe के साथ जुट गया है, ठीक ना। इसका मतलब ये तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु की परिस्थितियां क्या है, ठीक ना। यानी कि चावल का खेती करना होगा तो ठीक, तो जलवायु परिस्थिति हमको कैसा लाना होगा, ठीक। देखिए चावल की खेती के लिए क्या होगा कि इसमें जो आपको वर्षा हमको 100 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान जो है आपको 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का होना चाहिए, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, ठीक ना। यानी कि प्राणी हो गया और पादप हो गया, ये दोनों की जाति में जो अधिक विविधता मिलता है, तो ये कहाँ पर मिलता है, ठीक ना। ये मिलता है आपको उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलता है, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलता है। देखिए ऐसा क्यों होता है? देखिए इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो है यहाँ का तापमान क्या होता है आपको उच्च होता है तथा यहाँ पर जो है वर्षा जो है भारी मात्रा में होती है, ठीक ना। और इसी के कारण जो है यहाँ पर विविधता अधिक पाया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि भारी मशीन जो होता है उसमें स्नेहक के रूप यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? इसमें आपको ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ही चिकना होता है, ठीक। और इसका संरचना कैसा होता है? इसका संरचना होता है आपको षष्ठ फलकीय होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि स्पंज क्या है? देखिए स्पंज क्या है, तो एक आप देखे होंगे स्पंज मीठा होता है खाने वाला, लेकिन यहाँ ये वो स्पंज नहीं है, ठीक ना। यहाँ क्या है तो ये स्पंज क्या है? एक प्रकार का ये जलीय जीव है, ठीक ना। ये जलीय जीव है। इसके शरीर में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म मतलब अत्यंत जो है ना इसका में छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक ना। ये जो है आपको पेरिफेरा संघ के अंतर्गत आता है, ठीक ना। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपको पेरिफेरा, ठीक ना। तो पेरिफेरा संघ के अंतर्गत आता है और ये क्या है तो ये आपको ये जलीय जंतु है, ठीक। जलीय जंतु, इसका कोशिका जो नहीं है बहुकोशिकीय जीव है, ठीक ना। और देखिए इसे और क्या कहा जाता है तो इसे आपको ऑस्ट्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिया भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि स्पंज क्या है, तो स्पंज क्या है? एक प्रकार का जलीय जीव है, ठीक। तो यानी कि ये जीव हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है तथा जल ऊपर से होकर के बहने लगेगा तो क्या होगा, ठीक ना। देखिए इसमें होगा क्या कि देखिए जब देखिए कोई भी जल है, ठीक ना, जल को जब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो है ना आपको आयतन बढ़ता है, ठीक। क्या होता है? तो आयतन बढ़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर हम ठंडा भी करते हैं तब भी क्या होता है आपको आयतन बढ़ता है, ठीक है। यानी कि आयतन बढ़ा है तो उस बीकर में क्या होगा कि पानी जो है ना आपको ज़्यादा मतलब बाहर निकलने लगेगा, ठीक ना। जितना भरा हुआ है पूरी तरह से और आयतन बढ़ा तो इसका मतलब क्या हो तो बाहर ही नहीं गिरेगा, ठीक। तो ये किस स्थिति में हुआ? ये देखिए 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडा किया जाए, ये दोनों स्थिति में हुआ, ठीक। तो इसका मतलब इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है ना आपको जल का घनत्व जो है ना आपको अधिकतम होता है। क्या होता है? तो घनत्व जो है आपको अधिकतम होता है तथा आयतन क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर? तो ये आपको न्यूनतम होता है, ठीक। क्या होता है?
न्यूनतम होता है, ठीक ना, इसी कारण से ऐसा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। ठीक ना, यानी कि भूमंडल पर जो तापन बढ़ रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि है। ठीक ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि ही इसका मुख्य कारण क्यों है, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि ये मुख्य रूप से है ना एक प्रकार का ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि वायुमंडल में जो है ना बन जाता है। ठीक ना, और ये वैश्विक तापमान मतलब क्या होता है कि जो वायुमंडल का तापमान जो होता है ना उसको बाहर निकलने ही नहीं देता, जिससे क्या होता है तापमान बढ़ता है। ठीक ना, ये जरूरी भी है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतः प्राद्रव्य जलिका यानी कि ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बहुत सी दवाओं में डैश का निविष्कीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आपको यकृत का निविष्करण करने में निभाती है। ठीक, किसका, यकृत का यानी कि लीवर का। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका खोज किसने किया था, तो ये आपको पोर्टर तथा थॉमसन ने किया था। किसने, पोर्टर तथा थॉमसन ने किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों। देखिए लैंप की बत्ती जो होता है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है, ये मुख्य रूप से आपको केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ठीक है, तो केशिकत्व को ही कोशिकीय क्रिया या परिघटना कहते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिकीय क्रिया के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राइबोसोम की संरचना होती है, यानी कि राइबोसोम की संरचना जो होता है वो किस किस का बनाता है। ठीक, देखिए राइबोसोम क्या होता है, इसमें जो है ना आपको 40 से 60% क्या होता है आपको, तो इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है, तो प्रोटीन होता है इसमें 40 से 60% तक क्या होगा, तो प्रोटीन होता है। ठीक, अब देखिए 60 से लेकर के 40% तक क्या होता है, तो आरएनए होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना है। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रोटीन और आरएनए, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरएनए तथा प्रोटीन्स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि है जो कि प्रभावशाली होता है। यक्ष्मा क्या हुआ है कि ये टीबी बीमारी होगी, यानी कि टीबी जिसे यक्ष्मा भी कहते हैं। तो ये जो है इसमें जो है आपको कौन सा, इस बीमारी में जो है आपको कौन सा औषधि होगा जो कि प्रभावित होता है, ये आपको होता है तो रिफेम्पिस होता है। ठीक है, रिफेम्पिस होता है। इसे किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया, यानी क्या हो गया, तो रिफेम्पिसिन हो गया। ठीक ना, रिफेम्पिसिन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी कि पेस्ट से मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है। ठीक ना, देखिए हल्दी के लेप से जब कोई क्षारीय प्रकृति मिलता है तो कैसा है, देखिए जैसे आप देखे होंगे कपड़ा धोते होंगे आप, तो क्या होता है कि जो जब खाना खाते हैं तो सब्जी उब्जी लग जाता है। ठीक ना, सब्जी में क्या रहता है, हल्दी रहता है। ठीक ना, कोई कपड़ा पर सब्जी लग गया, ठीक, कोई कपड़ा पर है सब्जी का दाग लग गया। ठीक ना, देखिए जब इस पर आप डिटर्जेंट डालते होंगे ना, सर्फ या साबुन जिसे छड़ाने के लिए, तो ये क्या होता है, तो रेड हो जाता है। ठीक, क्योंकि देखिए कि डिटर्जेंट जो होता है जितना भी ये सब क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, यानी कि ये क्या होगा कि हल्दी के लेप पर क्या हुआ, क्षारीय प्रकृति पड़ा तो ये कैसा हो जाता है, तो ये लाल हो जाता है। ठीक ना, ऐसा आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप एक दिन करके देखिएगा। ठीक, नहीं कि हल्दी लगा लीजिएगा कपड़ा पर, ठीक ना, उस पर जो है ना आपको उसको धुलिएगा डिटर्जेंट से, यानी कि सर्फ से, तो देखिए लाल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, काहे कि आपको करने से जो है ना साइंस ज़्यादा याद होता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ का प्रैक्टिकल जब कर लेते हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है। ठीक ना, तो ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि क्या है कि गलत कथन हमको बोला है बोलने के लिए। ठीक, तो ये में कहा है कि तापमान के बढ़ने पर वायु के ध्वनि का वेग बढ़ता है। सही बात है, क्योंकि देखिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु में क्या होता है, आपको ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक, तो इसका उत्तर ये तो सही है। ठीक, अब देखिए बी में कहा है कि वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। सही बात कहा है कि वायु में जो ध्वनि होता है वो वेग हो गया, दाब हो गया, इस पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता। ये भी सही है। सी में कहा है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता जब बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। यहाँ कम दिया है तो ये गलत है। ठीक है, डी में कहा है कि आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु के वेग प्रभावित नहीं होते। सही बात है, क्योंकि आयाम कितना भी हो जाए, आवृत्ति कुछ भी हो जाए, उससे ध्वनि के वायु के मतलब आवृत्ति से परिवर्तन से वायु के वेग में जो है ना कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है, तो सही नहीं कौन है, तो सही नहीं है आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस पादप के शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम की उपमा दी जाती है, यानी कि भारतीय डॉक्टर यानी कि शाकीय
कौन सा ऐसा है जो कि शाक्य है और ये इसे जो है ना आपको भारतीय डॉक्टर को उपमा दिया गया है, ये आपको कौन है, तो ये तुलसी है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसी। ठीक, अब देखिए तुलसी जो है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपको ओसीमस सेक्टम है। ठीक ना, ओसीमस सेक्टम क्या है, तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तुलसी क्या है, तो तुलसी जो ना आपको ये द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक, तो चलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप जो हो रहा है वो स्पष्ट किया जाता है किसके द्वारा। ठीक है, देखिए जैव विकास जो होता है उसमें जो सांपों का अंग का लोप हुआ तो किसको स्पष्ट करता है, तो ये आपको उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति को ये क्या करता है, तो स्पष्ट करता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिजैविक यानी कि जो एंटीबायोटिक जो होता है दवाएं, ये विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती है। ठीक, क्योंकि इसमें डैश का होता है। देखिए क्या होता है, जितना भी एंटीबायोटिक है तो लोग सब सर्दी खांसी में भी खा लेता है, तो सर्दी खांसी क्या होता है, एक प्रकार का वायरल डिजीज है। ठीक, लेकिन इस पर ये प्रभावी नहीं है। ठीक न, फिर भी आदमी खा लेता है। ठीक न, तो ये ऐसा प्रभावी नहीं है, तो ये किसके कारण प्रभावी नहीं है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक, दवाई जो है ना विषाणु पर प्रभावित नहीं होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि क्वथन क्या होता है। देखिए क्वथन क्या होता है, देखिए क्वथन क्या होता है, एक निश्चित तापमान है, जिस तापमान पर क्या होता है कि जो है ना कोई भी पदार्थ जो है ना अपना वाष्प बन जाता है। ठीक है, जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक, ये क्या है, एक प्रकार का निश्चित तापक्रम है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 11Na मतलब सोडियम जो है कि 1122 है, उससे अगर हम एक बीटा उत्सर्जित करने के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा। ठीक ना, या एक बीटा उत्सर्जित, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक अल्फा उत्सर्जित करेंगे, बीटा उत्सर्जित और गामा उत्सर्जित, तो क्या क्या होगा। ठीक, सबसे पहले देखिए एक अल्फा जब उत्सर्जित होता है, क्या चीज़, तो एक अल्फा जब उत्सर्जित होता है इसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक में जो है ना आपको 2 की कमी। ठीक, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु संख्या में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। ठीक, तथा परमाणु द्रव्यमान में जो है आपको कि 4 यूनिट की कमी हो जाती है। ठीक ना, लेकिन परमाणु संख्या में 2 की कमी, ठीक, और द्रव्यमान संख्या में 4 यूनिट की कमी हो जाती है। ठीक, जब देखिए बीटा निकाला जाता है एक बीटा कण, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना आपको परमाणु संख्या जो है ना 1 यूनिट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, 1 यूनिट बढ़ता है। ठीक ना, और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब गामा निकाला जाता है तो गामा में जो है ना कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, यानी कि उसको उत्सर्जन जो है ना आपको कोई प्रभाव नहीं होता है, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं होता है इसमें। ठीक, तो यहाँ से क्या पूछा है कि एक बीटा कण उत्सर्जित करेंगे। ठीक, तो एक बीटा कण जब हम उत्सर्जित करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो परमाणु संख्या है 11 है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, लेकिन परमाणु द्रव्यमान वही रहेगा, 22 ही रहेगा। ठीक ना, तो परमाणु संख्या 12 और परमाणु द्रव्यमान 22 किस तत्व का होता है, तो ये आपको मैग्नीशियम का होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, इस में से कौन सा गलत कथन है जो कि गलत है, जो कि ठोस के बारे में। ठीक, देखिए सारा कथन को पढ़ते हैं तभी तो समझेंगे। ए में कहा है कि किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होती है जो कि स्वतः परिवर्तित नहीं होती। सही बात है, क्योंकि जितना भी ठोस है उसका आकार और आकृति क्या होता है, एक निश्चित होता है, जो कि स्वतः जो नहीं अपने आप नहीं बदलता है। ठीक है, सही बात है। दो में कहा है कि किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे द्रव्य में परिवर्तित नहीं, गलत बात है। उसके देख गर्म जब हम करेंगे तो उसके कणों के तापीय ऊर्जा क्या कम तो नहीं होगा, ये बढ़ेगा। ठीक ना, तो यही आपको गलत है। ठीक, अब सी में कहा है कि किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक बल बहुत प्रबल होते हैं। सही बात है, कोई भी ठोस है तो उसके बीच जो अंतराणविक बल होता है ये बहुत प्रबल होता है, जो कि अणुओं को स्थिर स्थितियों में बनाए रखता है, ये भी सही है। डी में कहा है कि ठोस के संघटक कण एक दूसरे से बहुत ही निकट उपस्थित होती है। सही बात है, ये भी सही है। ठीक ना, यहाँ हमसे पूछा है गलत कथन कौन है, तो गलत कथन ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किस प्रकाश में। ठीक, देखिए जी लेंस जो है उसका फोकस दूरी जो है कैसे होता है, देखिए कोई भी लेंस है, ठीक, इसका जो फोकस दूरी होता है ये आपको समानुपाती होता है प्रकाश, कोई भी प्रकाश है उसके रंग के जो है तरंग दैर्घ्य का। ठीक ना, जैसे प्रकाश के रंग का
तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा का होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका फोकस दूरी उतना ही अधिक होगा, ठीक ना। जिसका जितना कम होगा उसका उतना ही कम होगा, ठीक ना। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि फोकस दूरी अधिकतम किसका होगा, तो सबसे देखिए अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो ये लाल प्रकाश का होता है, यानी कि उसका फोकस दूरी भी सबसे अधिक होगा लाल प्रकाश में उत्तल लेंस की, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल प्रकाश, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है। तो देखिए कृत्रिम उपग्रह है, ठीक ना। वहाँ पर सबसे पहले समझिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है स्मॉल जी, उसका मान क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक। अब देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/g होता है, ठीक ना। जी देखिए कहाँ है, तो ये व्युत्क्रमण अनुपात है, इसका मतलब क्या हुआ कि जी 0 हो गया, तो यानी क्या होगा कि ये टोटल क्या हो जाएगा, आपको कोई भी चीज़ से जब हम 0 से भाग देते हैं वह इन्फिनिटी हो जाता है, यानी क्या होगा कि उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ को चिन्हांकित उपकरणों का नाम दे। देखिए जैसे देखिए ये जो साइन आपको दिया है दो डंडा पैरेलल टाइप में, ये सेल का साइन है, ये जो देखिए ऐसा है ये कुंजी का है, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए ये जो 2 नंबर दिया हुआ है और 1 नंबर दिया हुआ है, तो किसका साइन, देखिए 1 नंबर में जो दिया हुआ है ये है आपको वोल्ट मीटर, क्या है ये आपको वोल्ट मीटर का साइन है, ठीक। 2 नंबर में दिया हुआ है ये आपको आमीटर का साइन है, क्या है, तो ये आपको आमीटर का साइन है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 1 में वोल्ट मीटर और 2 में आमीटर, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ऐसा उदाहरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। इस समय से देखिए कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कि विद्युत ऊर्जा क्या कर रहा है, ये प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक। ए में दिया हुआ है कि विद्युत धारा में प्रेस यानी इस्त्री का जलना। देखिए विद्युत धारा से जब हम इस्त्री यानी प्रेस को जलाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर निकलता है, तभी तो कपड़ा का जो होता है आकरण वो सीधा होता है, ठीक ना। तो ये क्या हुआ कि विद्युत धारा जो है आपको ये टेम्परेचर यानी कि उष्मा ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक नहीं। हमसे पूछा है प्रकाश ऊर्जा में बदलना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक, गलत है। बी में कहा है कि विद्युत धारा से बल्ब का जलना, ठीक है, विद्युत धारा से बल्ब जल रहा है तो इससे हमसे प्रकाश भी नहीं उत्पन्न हो रहा है, थोड़ा उष्मा भी होता है, तो मुख्य रूप से उसमें प्रकाश ही उत्सर्जित होता है, तो ये सही है, ठीक। सी में कहा है कि पानी गर्म करने पर हीटर का पानी गर्म होना, तो हीटर पानी हुआ, यानी कि ये विद्युत धारा से हम हीटर गर्म करते हैं उससे क्या होता है, आपको उष्मा निकलता है, ठीक है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन इसमें भी हुआ है, ठीक है। यानी कि ए और सी जो है दोनों जो है ना आपको विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में ही बदल रहा है, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण कौन करता है, तो ये आपको एकमात्र है ऑप्शन नंबर बी जो कि विद्युत बल्ब है, जो कि क्या होता है कि आपको विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है जलने के बाद, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग है, ठीक ना। यानी कि टेरिडोफाइटा जो है ये आपको किस जगत का है, तो ये आपको प्लांटी का है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लांटी जगत, ठीक। देखिए प्लांटी जगत जो कि टेरिडोफाइटा जो है इसमें जो है ना आपको पुष्प और फल जो है ना आपको अनुपस्थित रहता है, ठीक। ये तो इसमें जो है ना फूल हो गया फल हो गया ऐसे क्या होगा, अनुपस्थित रहेगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा, ठीक ना। देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है यानी कि खपत, ये होता है आपको P इंटू टी, तो P बराबर होता है आपको VI, तो VI इंटू टी हो गया, यानी कि VI और T हो गया। तो V क्या है, तो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, I कितना है तो आपको 0.2 एम्पियर है, और T कितना है 10 मिनट है। यहाँ ध्यान देना है कि 10 मिनट है, ठीक है। ऐसा ऐसा ही हम बदल लेंगे तो 10 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, तो ये 10 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। जब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 220 है, पॉइंट एक उड़ा देंगे तो एक जीरो चल जाएगा, ठीक। तो 22 यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, ये आपको 264 और डबल जीरो हो जाएगा, ठीक ना। ये इतना जूल इसका हो जाएगा उत्तर, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, कि 26,400 जूल, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर जो है ना आपको उसका PDF अपलोड कर दिया गया, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से बना दिया गया है चैनल पर प्लेलिस्ट, ठीक ना। वहाँ पर सारा वीडियो जो सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है, ठीक ना। वहाँ जाकर आप पिछला वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक ना। और जिनको रिवीजन करना है तो रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक ना। और आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक। अगर और आप अपना
कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।